हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिसमें आज हम जानेंगे कि बैंक्स जो किस तरह प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, क्या वो आप ही के सोर्सेज ऑफ फंड्स से, अपने डिपॉजिट जो आप करते हो फंड्स उसी से प्रॉफिट्स मेकिंग करते हैं या किस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली द कोर बिजनेस इंटरेस्ट इनकम। तो जो बिज़नेस यानी जो बैंक है वो किस तरह का बिज़नेस करता है, तो जो भी वो उनको इंटरेस्ट मिलता है वो उनकी इनकम रहती है। अब वो किस तरह रहती है आइए देखते हैं। लेट्स सपोज बैंक टिपिकली लेंड्स मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट। जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी मनी को जो आप डिपॉजिट करते हैं उसे आगे फर्दर जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे देते हैं। लेट्स सपोज इन्हें माना है 7% जो है वो लैंडिंग रेट है। ठीक है, देन ये फंक्शन सेकेंड स्टेप में क्या जाता है, जैसे आप जो डिपॉजिट करते हो, ठीक है, दे पे अ लोअर रेट ऑन कस्टमर डिपॉजिट। जो आप एज अ कस्टमर आप जब डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको कम रेट प्रोवाइड करते हैं बैंक्स अब अकॉर्डिंग टू द लेंडिंग रेट। तो लेट सपोज वो आपको 1% ही डिपॉजिट रेट देते हैं, तो बाकी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा, दिस स्प्रेड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये है बैंकिंग का प्रॉफिट मार्जिन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से कि लैंडिंग रेट्स और डिपॉजिट रेट और नेट मार्जिन रेट, ये कॉम्बिनेशन देखिए आप कि लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट्स में किस तरह फ़र्क रहा कि लैंडिंग रेट 7% थी, आपको डिपॉजिट पे 1% दिया, और जो इन दोनों का डिफरेंस था 6%, वो बैंक का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट मीन्स यही उनका इनकम सोर्स रहा। तो क्या सिर्फ इसी से चलता है बैंकिंग का प्रॉफिट? देखते हैं आगे भी उनके क्या क्या सोर्सेज है। Bank's profit, the spread between deposit and loans, net interest margin is a key profitability indicator. For instance, a bank lending at 7% while paying 1% deposit earn a 6% margin. तो यही इसमें बस बता रखा है कि किस तरह उन्होंने अर्न किया 6% मार्जिन, कि किस तरह उन्होंने लेंडिंग रेट देखा, डिपॉजिट रेट देखा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लोन पोर्टफोलियो अ प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम। अब जो लोन पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है बैंक्स के लिए। फर्स्ट है मॉर्गेज लैंडिंग। दिस सेगमेंट रिप्रेजेंट 30% ऑफ बैंक लोन पोर्टफोलियो। इट्स प्रोवाइड स्टेबल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इनकम फॉर बैंक्स। जो मॉर्गेज लैंडिंग्स होती है उसमें एटलीस्ट बैंक्स को 30% जो है मिलता है, क्या, लोन्स के अमाउंट्स में इनकम। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आपको पता है मॉर्गेज जो होती है वो लॉन्ग टर्म्स में ही होती है। ठीक है, तो उसमें अराउंड 30% जो है वो बैंक्स को रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलती है। सेकेंड है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन। जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक्स, these loan fuel business growth and expansion. They offer customized financing solution for corporate clients. Okay, then third is कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन्स जो आप जो डेली लाइफ में अपने लेते हो, जैसे पर्सनल लोन्स हो गए। ठीक है, ऑटो एंड पर्सनल लोन्स कैरी हायर रिस्क बट ऑफर हायर रिटर्न्स। दीज आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिक्विडिटी। आपको पता होगा आप एज अ कस्टमर अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे तो वो आपको हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा कंपेयर टू अदर लोन्स। ठीक है, तो इसी के लिए जब, और एज अ बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जो कंज्यूमर लोन है वो बैंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि रिस्क हाँ बैंक्स को ज़्यादा होता है कि भाई जो कस्टमर है वो पे करेगा या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा लोन, बट लेकिन उसी के साथ साथ उनको वो हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं उस पर। ठीक है, और जैसे हमने बात की लैंडिंग सोर्स के बारे में पहले स्लाइड्स में कि किस तरह वो हायर रिटर्न्स के हायर जो है लोन्स अमाउंट आपको पे देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और किस तरह वो अपना नेट मार्जिन अपने पास कैरी करते हैं। लास्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड लैंडिंग। जैसे आप जो कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उस पर किस तरह जो हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, देखते हैं। दिस कैटेगरी बूस्ट हाई इंटरेस्ट रेट बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिफॉल्ट। इट्स लक्रेटिव येट वॉलेटाइल रिवेन्यू स्ट्रीम। तो ये एक बैंकिंग सोर्स के लिए काफ़ी रिवेन्यू स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये चारों थे आपके बैंकिंग लोन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले बात की थी। ठीक है,
अब क्या सिर्फ लोन ही अमाउंट है जो जिससे बैंक का अर्न प्रॉफिट करता है? नो, अदर सोर्सेज भी है, जैसे फीस, कमीशंस एंड सर्विस चार्जेस, कि आप तो कुछ बैंक से सर्विस लेते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, या अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो उसके बदले में जो बैंक है, तो क्या जो एसएमएस आपको पे फ़ोन पे होती है, एसएमएस आपको मिलती है, उस पर भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अकाउंट फीस 15B, ठीक है, 15 बिलियन जनरेटेड एनुअली फ्रॉम मेंटेनेंस चार्ज, ओके। ट्रांजैक्शंस फीस कितनी होती है? 1.5% एवरेज इंटरेस्ट पर ट्रांजैक्शन, एंड एवरेज ओवरड्राफ्ट फी, कॉमन चार्ज फॉर इनसफिशिएंट फंड्स, ओके। तो ये सभी चार्जेस लगते हो, आपने देखे होंगे कि अकाउंट फीस लगती है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस चार्जेस जो आपने अगर देखे होंगे, अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। तो वो जो चार्जेस फीस होते हैं वो क्या होते हैं? बैंक्स के लिए एक तरह से रिवेन्यू सोर्स होती है। सेकेंड, ट्रांजेक्शन फीस, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन फीस लाइक अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस पर जो जब लगता है ट्रांजेक्शन फीस की प्लेटफॉर्म फीस, तो कौन लेता है? वो तो पेटीएम बैंक्स लेती हैं, या अगर आप पेटीएम के यूज़ करके करते हो। पर ट्रांजेक्शन फीस हर ट्रांजेक्शन्स पे लगती है 1.5%, ठीक है। अगर आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। कॉमन चार्ज क्या है इनसफिशिएंट फंड्स पे? 35। Banks earn substantial income from various fees, account maintenance fees generate 15 billion annually. Overdraft fees, while controversial, are a lucrative revenue source. Transaction fees cover wire transfer and ATM usage. Card-related fees include interchange, late fees, and annual charges. तो बस नीचे यही बताया गया है कि किस तरह ट्रांजैक्शन फ़ीस, कार्ड रिलेटेड फ़ीस जो होती है, या इंटरचेंज या लेट फ़ीस, एनुअल चार्जेस। कभी आप जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते तो उसमें तो फ़ीस लगती है, चार्जेस, ट्रांजैक्शन फ़ीस, और साथ में अगर आप आरटीजीएस जैसे मेथड्स का भी यूज़ करते हो तो उस पर भी लगती है चार्जेस, ठीक है। नाउ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एडवाइजरी एंड अंडरराइटिंग, इस तरह की सर्विसेज जो है लोग लेते हैं, जैसे एडवाइजरी या अंडरराइटिंग कमीशंस। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी, बैंक्स एडवाइज ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रक्चरिंग हाई वैल्यू डील्स, दिस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक एडवाइस एंड वैल्यूएशन सर्विसेज। तो बेसिकली कई कंपनीज होती है या कोई पर्सन भी हो जो 1 पर्सन कंपनी चला रहा है, एनीथिंग, ठीक है। तो वो मर्जर और एक्विजिशन जैसे जो एडवाइस होते हैं वो बैंक से भी लेते हैं, क्योंकि बैंक जो है एक एडवाइजेस भी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो उसकी जो फीस रहती है वो भी आप बैंक्स के लिए अर्निंग सोर्स है, ठीक है। सेकेंड है हमारा अंडरराइटिंग, फैसिलिटेटिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड बॉन्ड ऑफरिंग, बैंक्स मैनेज द इशुएंस प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर। तो अंडरराइटिंग क्या होता है? जैसे कई बार होती है जो न्यू कंपनीज होती है जो आईपीओज निकालती हैं, बॉन्ड ऑफरिंग करते हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं? उन शेयर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, इशुएंस प्रोसेस में, ठीक है, कि वो किस तरह इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अंडरराइटिंग जैसे जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं बैंक्स की सर्विसेज। लास्ट है हमारा सेल्स एंड ट्रेडिंग, जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट एक्टिविटी, दिस इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स एंड द बैंक्स ओन अकाउंट। तो सेल्स और ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ में भी बैंक्स जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वो मार्केट्स एक्टिविटी से क्या रेवेन्यू जनरेट करता है। इसमें बाइंग और सेलिंग है सिक्योरिटीज़ जो क्लाइंट्स के बिहाफ पर कहते हैं बाय और सेल किया जाता है ऑन देयर बैंक्स ओन अकाउंट से, ठीक है। बैंक्स के खुद के अकाउंट क्लाइंट्स का रहता है, उसके बिहाफ पे जो बैंक्स होती है वो बाइंग और सेलिंग करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफर्स डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी इन्वॉल्विंग हाई वैल्यू डील्स, अंडरराइटिंग फैसिलिटेट आईपीओ एंड बॉन्ड ऑफरिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग जनरेट रेवेन्यू from market activity. Goldman Sachs, for example, generated 14 billion in investment banking fees. So I hope you learned investment banking, advisory and underwriting. Now wealth management serving high net worth clients. अब किस तरह आगे के देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। कई बार होते हैं जो पर्सन होते हैं वो अपने फाइनेंशियल प्लान्स के लिए भी बैंकिंग से एडवाइज़र लेते हैं बैंक से, तो उसके बदले में जो बैंक जब एडवाइस देती है तो एडवाइस के बदले जो चार्ज फीस करती है वो भी एक क्या है हम बैंक्स के लिए रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट।
AUM फीस, AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी फीस, जैसे फीस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मैनेज पोर्टफोलियो, यानी कि कई बार होता है जो AUM की फीस होती है वो जो मैनेज करता है बाय द बैंक्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो आप बैंक्स जो है आपका पोर्टफोलियो जो मैनेज करता है, जिस तरह का आपका पोर्टफोलियो रहेगा उसी के बेस पे आपकी जो फीस है वो चार्ज होती है, ठीक है। तो वो भी जो है सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक। ट्रस्ट सर्विसेज, लॉन्ग टर्म रिवेन्यू फ्रॉम एस्टेट एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट। तो ट्रस्ट सर्विसेज जो होती हैं, जो लॉन्ग टर्म रिवेन्यू जैसे स्टेट से होती है, तो उस चीज़ों के लिए भी जो है बैंक्स जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि इफेक्ट करता है उनकी रिवेन्यू को, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स services include financial planning and investment advice. Fees are often based on asset under management. Trust and estate service provide a long-term revenue source. Morgan Stanley Wealth Management manage 4 trillion in AUM. Okay. Next is trading and investment, capitalizing on market opportunities. तो इसका मतलब क्या है देखते हैं कि अब कैसे बैंक्स जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ आप या स्मॉल इन्वेस्टर ही सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं इन स्टॉक मार्केट? नो, बैंक्स जो होते हैं वो भी जो अपने डिपॉजिट्स होते हैं, कस्टमर के डिपॉजिट्स, कुछ तो वो लोन्स के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और कुछ जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। बैंक्स ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग देयर ओन कैपिटल। कई बार होता है जो बैंक्स होते हैं वो उनकी जो खुद की कैपिटल है उसके ज़रिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग, जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम बॉन्ड्स एंड अदर डेट सिक्योरिटीज़। कि उनका कोई भी अदर फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग जो है, ठीक है, उसके सोर्स से जो यानी डेट सिक्योरिटीज़ अगर उनके पास है, ठीक है, उन्होंने दी है किसी को, तो उसके ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं इनकम। थर्ड है इक्विटी ट्रेडिंग, प्रॉफिटिंग फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एंड अदर इक्विटीज़। कि इक्विटीज़ के फॉर्म्स में उन्हें कोई भी रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये था उनके मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। बैंक्स इंगेज इन प्रॉपर्टी ट्रेडिंग यूजिंग देयर ओन कैपिटल। दे ऑल्सो जनरेट रिवेन्यू फ्रॉम फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी ट्रेडिंग। This involves managing market risk to capitalize on opportunities. JP Morgan Chase, for example, earned 25 billion in trading revenue alone. तो नीचे एग्जाम्पल में JP Morgan के बारे में दे रखा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा JP Morgan को आप जानते हो, ठीक है, या नहीं। और जैसे इन्हें एग्जाम्पल में बताया कि उन्होंने 25 बिलियन जो है अर्न किया था ओनली फॉर ट्रेडिंग, अकेले ट्रेडिंग करके, ठीक है। Diversification and the future of banking. Diversify revenue, crucial in low interest rate environment. तो इसमें बताया कि वो अपने रिवेन्यूज़ को किस तरह डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो क्या फ़ायदा हो, उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब वो अपने रिवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर देते हैं इन अ लो इंटरेस्ट। चाहे वो आपको हायर इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करे, पर वो अपना जिस तरह देखेंगे रिवेन्यू का सोर्स ऑफ रिटर्न, उसी तरह वो इन्वेस्ट करेंगे। फिनटेक कोलैबोरेशन, एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेसेस मॉडल एंड टेक्नोलॉजीज़। वो फिनटेक कोलैबोरेशन में जो न्यू बिजनेसेस मॉडल्स है और टेक्नोलॉजीज़ उनके साथ एक्सप्लोर करके, ठीक है। डाटा मोनेटाइजेशन, लेवरेजिंग कस्टमर डाटा फॉर इंसाइट्स। कि किस तरह वो क्या करते हैं, डाटा को मोनेटाइज करके इन्वॉल्वमेंट, लेवरेजिंग कस्टमर डाटा फॉर इंसाइट्स। नेक्स्ट है अडेप्ट एंड इनोवेट, एसेंशियल फॉर फ्यूचर बैंकिंग सक्सेस। तो इनोवेशंस को सक्सेस करना, ठीक है, इन अ बैंकिंग सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैंक्स मस्ट डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम स्पेशली इन लो इंटरेस्ट रेट environment. Fintech collaboration are exploring new business models. Data monetization involves leveraging customer data for insights. The future of banking relies heavily on adapting and innovating to meet evolving market demands. So thank you for watching this video. I hope you learned so much things in this video. ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू बैंक्स नॉलेज हम लेके आएंगे।